तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मित्रों, तो चलिए आज हम जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, आज हम रेलवे के बारे में, जो कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे और सभी लोग को बेसब्री से इंतजार होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा वैकेंसी आएगी, जो कि 2019 में लास्ट वैकेंसी आया और आज जो है 2024 आ चुका है। टोटल पंचवर्षीय योजना हो चुका है। लड़कों का बेसब्री से इंतजार था कि इस बार रेलवे का वैकेंसी आएगा। तो जी हाँ, आपके समक्ष जो है यानी कि वैकेंसी जो है रेलवे का आ चुकी है। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे का वैकेंसी आ गया, लेकिन वैकेंसी जानने के बाद आपको पता चलेगा कि ये बड़ी खुशखबरी नहीं, ये बहुत बड़ी दुख भरी बात हो जाती है। खुशखबरी के साथ साथ में रेलवे ने हम लोग दुख भरी चीजें जो है देने का काम किया है, जिसका जो है एक्सपेक्टेशन हम लोग का कभी नहीं था, लेकिन हम लोगों को इस बार देखने को मिल रहा है ना। देखिए, आज तक के इतिहास में अगर यदि हम बात करते हैं तो कभी भी हम लोगों ने इतना वैकेंसी का कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि मतलब इतना सारा वैकेंसी आएगा। यानी 5696 वैकेंसी है, अर्थात 5696 वैकेंसी दिया है। यहां देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी दिया है, रेलवे के द्वारा दिया गया, जो कि हम लोग को ये कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना कम वैकेंसी देगा। हमेशा अगर बात करते हैं 2019 का वैकेंसी का, तो उसमें भी वैकेंसी अच्छा खासा 25,000 प्लस वैकेंसी था, जिनमें सॉरी मित्रों, सर्दी का दिन है। अगर बात करते हैं 2019 का, तो 2019 में भी वैकेंसी 25,000 प्लस था, जो कि सभी रेलवे जोनों को मिला करके। लेकिन इस बार जो वैकेंसी दिया है 5696 वैकेंसी दिया है। किसके अकॉर्डिंग कैसे दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को 5 साल से बेसब्री से इंतजार था। हम जानते हैं कि जिस तरीके से रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है कर्मचारी को ज्वाइन करवा रहा है, जिसके कारण ये सभी चीजें को हटा दिया गया है। अब रेलवे द्वारा ये भी नोटिस में कहा गया था कि अब जो भी बहाली होगा वो टेक्निकल चीजें पर ही सिर्फ बहाली होगा। अब वही देखने को मिल रहा है, जो टेक्निकल चीजें को जो हैंडल करने के लिए जो है उसी के लिए सिर्फ बहाली आया यार, इतना कम वैकेंसी। अब ये वैकेंसी को देखते हुए हम लोग को पता लग गया होगा, आपको भी, कि आरपीएफ का 2000 वैकेंसी, उसके बाद यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट का मतलब ये 5600 वैकेंसी। अब ग्रुप डी का आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना वैकेंसी आने वाला है। उसका भी कोई ज्यादा वैकेंसी आपको नहीं आने वाला, इस बात आप याद रखेंगे। उसका भी बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जबरदस्त का मुकाबला और टक्कर होने वाला है भैया। आप जरा सोच लीजिए, रेलवे से कभी भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना कम वैकेंसी मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर रेलवे मंत्रालय के द्वारा डिटेल्स सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर इतना से इतना आया है आपका। ये जितना भी दिखा दे रहा है ये सभी जोनल से आपका वैकेंसी है। अब आगे चल के ये वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं आया। अगर कोई नोटिस इस तरीके का आएगा तो जरूर आप लोग को हम बताने का काम करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि आरपीएफ में भी बढ़ने का चांसेस है और इसमें भी बढ़ने का चांसेस है। अगर ऐसा कुछ आया और होगा तो जरूर हम आपके समक्ष लेके आएंगे। ये भारत का मैप है और इस मैप में जितना भी जोन है, जहां जहां के लिए भर्ती होगा, वो सभी चीजें यहां पर आपको दिया हुआ है। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए आपका वैकेंसी आया है। सिर्फ ALP लिखा हुआ है भैया, टेक्नीशियन नहीं है, याद रखिएगा। टेक्नीशियन के लिए नहीं है ये रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। देखिए, आपको ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की तो 20 जनवरी 2024 से ये आपका शुरुआत हो जाएगा। 20 जनवरी 2024 से आप फॉर्म को भर पाएंगे, फिलअप कर पाएंगे। ये देखिए 19 उसके बाद 19 फरवरी 2024 तक इसको लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन को ऑनलाइन करने के लिए। याद रखेंगे 20 जनवरी 2024 को स्टार्ट, यानी कि आज से, ठीक आज कितना तारीख हो गया, 19 हो गया, कल मित्रों 20 हो जाएगा। कल से आप इसको फॉर्म को आप भर सकेंगे रेलवे की वेबसाइट से, ठीक है ना। इसको लास्ट डेट देखिए 19/2, ठीक आपको 1 महीने का वक्त दिया गया फॉर्म फिलअप करने के लिए, आप लोग भरेंगे। वही बात करते हैं, बहाली जो हो रही है, असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली हो रही है। पे लेवल इन 7th CPC
7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसका बहाली होगी। लेवल 2 का बहाली है मित्रों, याद रखिएगा, ग्रुप सी लेवल 2 का बहाली है। इनिशियल पे देखिए 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का चाहिए, जिसमें कि आपका आंख आपका 6/6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। A1 ग्रेड का वैकेंसी है ये, याद रखिए 6/6 इसमें, हाँ इसमें आंख चाहिए। एज ऑन देखिए 1 जुलाई 2024 से आपको काउंट किया जाएगा। 1 जुलाई याद रखेंगे, जून जुलाई 1 जुलाई 2024 से इसको काउंट किया जाएगा आपका ये वैकेंसी, ठीक है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो 5696 इसका टोटल वैकेंसी है। अब आरआरबी 22 एंड रेलवे जोन 22 ऑब्टेन्ड, देखिए डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज गिवन इन एनेक्सर बी। अब यहां से क्या होगा ना, सभी रेलवे जोनल है, कितना कितना वैकेंसी है वो निकालने का काम करेगा, कि कितना वैकेंसी कौन सा जोन में कितना है वो डिटेल अपना निकालेगा, सभी आपका जोन निकालने का काम करेगा। देखिए एज आपका 18 जो है, आपका 18 जो है न्यूनतम आयु है, अब 30 मैक्सिमम आयु है। और ये जो आयु है आपका, इसमें आपका बढ़ोतरी भी होगी। ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, ये सभी के लिए आपको बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आपको पता है 3 साल ओबीसी के लिए और उसके बाद SC ST के लिए 5 साल का आपको छूट दी जाती है। तो वो चीजें आपको इसमें मिलने वाला है, इसके लिए आप चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है ना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मेडिकल फिटनेस के बारे में लिखा हुआ है, मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट मस्ट इंजर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ALP के बारे में बताया गया है। एज देखिए 1 जुलाई 2024, 18 से 30 साल होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ आरआरबी बाई ये सब वैकेंसी डिटेल करेगा, प्रोवाइड कराने का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आप देखिए जो जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है जानने का, वो चीजें हम जरूर आपको बताने का काम करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT शेल बी डन आरआरबी बाइज एट द रेट ऑफ 15 टाइम द वैकेंसीज फॉर द डेट टाइम। देखिए जो CBT का जो एग्जाम होगा, जो CBT का एग्जाम होगा, सेकेंड स्टेज का जो एग्जाम होगा, याद रखिएगा उसका 15 टाइम यानी 15 गुना, यहां देखिए लिखा हुआ है आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज के लिए जो आपका क्वालिफाई करेंगे, उसमें 15 गुना विद्यार्थी को लेने का काम करेगा। 15 गुना विद्यार्थी को ये आपका शॉर्ट लिस्टेड करने का काम करेगा, जो PT में 15 गुना पास करेंगे, ठीक है ना। वो सब चीजें के लिए है। देखिए CBT 1 मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज इन द स्टेज ऑफ एग्जाम दैट इन्वॉल्व मल्टीपल शिफ्ट, क्योंकि एग्जाम होने वाला है मल्टीपल शिफ्ट में, बहुत सारा शिफ्ट में होने वाला है एग्जाम, तो एग्जाम को नॉर्मलाइज किया जाएगा आपका। चाहे जो किसी का होता है कि आपका कम आता है नंबर, किसी का ज्यादा, किसी में हार्ड आता है वैकेंसी, किसी में जो है आपका इजी आता है, आपका हार्ड एग्जाम आता है, वैकेंसी नहीं सॉरी, हार्ड एग्जाम किसी में आता है या किसी में इजी हो जाता है। तो हार्ड और मीडियम और इजी वाला जो शिफ्ट है वो सभी को कंपेयर करके नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि 3 पर 1 नंबर कटेंगे, 33% टोटल आपको यहां पर आपका हो जाएगा आपका नेगेटिव मार्क, ठीक है ना, 33%। उसके बाद देखिए आपको अगर यदि CBT 2 के लिए जो भी आप अपेयर करिएगा वो SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको नोटिस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बैन आइटम की बात किया जाए तो देखिए क्या क्या चीज आपका बैन है, तो ये सभी चीजें बैन है। आप एग्जाम में देखिए फोन से, ब्लूटूथ से, पेन ड्राइव है, लैपटॉप है, कैलकुलेटर है, स्मार्ट वॉचेज है, ये सभी चीजें, बैंगल्स भी है, यहाँ पर चूड़ियां वगैरह पहन के नहीं जा सकते हैं, चैन ब्रेसलेट है, हियरिंग है, ये सभी चीजें कुछ भी आप पहन के एग्जाम में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो है नोटिफिकेशन है आपका दिया गया, ठीक है ना। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है मित्रों, जो भी चीजें आपके लिए जरूरी है वो सभी चीजें हम आपको बताने का काम करेंगे। एग्जाम CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका और भी चीजें हैं जो भी आपको जानने की जरूरत है। ये देखिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो A1 चाहिए, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि फिजिकली रूप से आपको फिट होना चाहिए, ये सभी रिस्पेक्ट में होना चाहिए। देखिए डिस्टेंस विजन 6/6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेक्स्ट, यानी कि आपको 6/6 आपका आंख होना चाहिए, याद रखिएगा, बिना ग्लास का, आप बिना यानी कि चश्मा पहन के आप न पाइएगा, बोलिए कि मेरा सर 6/6 था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आंख जो है आपको 6/6 होना चाहिए, ठीक है ना। नियर विजन देखिए 0.6 विदाउट ग्लास एंड,
तो ये भी नियर विजन आपको इतना होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, इसमें देखिए बहुत सारा चीज आपको पास करना जरूरत है। कलर विजन मेडिकल में होना, बाइनोकुलर विजन है आपका, फील्ड ऑफ विजन है आपका, नाइट विजन है आपका, मिजोपिक विजन है, ये सभी विजन को आपको दिखाया जाएगा। ये सभी चीजों में आपको पास करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इंडिकेट एंड नॉट एग्जॉटिव एंड अप्लाई टू कैंडिडेट इन जनरल्स, है ना। ये सभी चीजें मेडिकल अथी के लिए दिया गया है, स्टैंडर्ड के लिए दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए डीवी वगैरह के भी होगा, इसको आपको पता है। अब देखिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो ए सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, यानी कि इस सब में कोई भी होना चाहिए। ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सिटीजन ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और देखिए यहाँ देखिए क्या ये सभी चीजें जो दिया गया है, तिब्बतन रिफ्यूज हु केम ओवर द इंडिया, यानी कि तिब्बत का जो पहले रहने वाला जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में उसको नागरिकता मिल गया, तो वो सब चीजें जो है भर सकता है। ये सब छोड़िए आप, चलिए नेक्स्ट देखिए। आपको देखिए कम्युनिटी कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है 3-4 कैटेगरी भरते हैं। एक भरेंगे आपका जनरल भरेंगे, ये दूसरा है आपका ओबीसी हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, एससी होगा, एसटी हो जाएगा। ये सभी के लिए अलग अलग से एज को जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी के लिए 5 साल का देखिए आपका एज रिलैक्सेशन, यानी कि जिसका 30 वर्ष हो गया और एससी एसटी में है तो उसको 5 वर्ष यानी 35 वर्ष तक वो भर सकते हैं। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर वाला है उसको 3 साल की छूट दिया गया, 33 साल तक वो अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ओके ना। चलिए ये एक्स सर्विसमैन के लिए ये अलग दिया गया है, 3 साल के लिए, 6 साल के लिए, 8 ईयर के लिए आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें था आपको देखने की जरूरत है, समझने की आपको जरूरत है, ठीक है ना। देखिए ये चीजें जो दिया गया आपको बता दिए थे आपको कि सभी को जो है आपको कैंडिडेट को कब से काउंट किया जाएगा, ये चीजें आपको दिया गया। एससी एसटी के लिए कब से एज होना चाहिए, कितना समय एज होना चाहिए, वो सभी चीजें दिया गया है। और जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो सब आपका 10th का देखिए क्वालिफिकेशन का जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या क्या चीज आपको जरूरत है। देखिए तो सबसे पहले देखिए कैंडिडेट, यहाँ द लिस्ट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन इन एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में पूरी तरीके से आपको दिया गया है क्या क्या चीज चाहिए। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये 2 को जरूरी है। उसके बाद देखिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी किसी से भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 19 फरवरी 2024 से पहले हो जाना चाहिए। एग्जाम देखिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप के 19 फरवरी 2024 तक आपके पास ये सभी डिग्री हो गया रहना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या चीज था आपका, किधर चल गया, हाँ ऊपर था, ये देखिए कहां चल गया। ये चीजें हो जाना चाहिए, याद रखिएगा। अगर यदि आपके पास 19 तारीख तक, 19 फरवरी तक आपके पास डिग्री नहीं है तो फिर आप इस फॉर्म के लिए भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, योग्य नहीं होंगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है मित्रों, इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे थे, ये चीजें हम बात कर लिए हैं। उसके बाद हाँ यही तो बात कर रहे थे, यहाँ देखिए इतना तक ऑनलाइन फॉर्म भरने से 19 फरवरी 2024 तक आपको हो जाना चाहिए। दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जिसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है ना। देखिए उसके बाद अब एग्जामिनेशन फी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन फी आपको 500 रुपये रखा गया है। पहले तो 100 रुपये में भरा जाता था, लेकिन अब जो है 500 रुपया लगता है। सीबीटी एग्जाम है जिसमें कि कहा गया है, क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए, आओ देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्ड बिलो एट, देखिए सीरियल नंबर 2, आउट ऑफ दिस फी ऑफ RS 500 an amount of RS 400 shall be refunded only due deducting bank charges on appearing in first stage। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम में आप सम्मिलित होंगे उसको 500 रुपये जो भी दीजिएगा आप रेलवे को फॉर्म भरने के लिए, वो 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन जो डिडक्ट होगा आपको किसमें, बैंक चार्ज के रूप में, वो चीजें कट करके आपको पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वो चीजें आपको मिल जाने का काम करेगा, ठीक है। SC ST के लिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC कॉशन
टू कैंडिडेट दिस फी ऑफ RS, देखिए 250 शैल बी रिफंडेड, देखिए ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज पॉसिबल ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज। यानी कि इसमें लिख दिया गया है कि ये सभी कैटेगरीज को यानी कितना आपको पैसा लगने वाला है, ठीक है ना, और आपको लौटाने वाला है जितना भी जो भी चीज है। SC ST के लिए यहाँ पर देखिए 250 रुपया लगने वाला है आपको, फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है। 500 रुपये ये सभी के लिए और यहाँ 250 रुपये ये सभी के लिए, ठीक है ना, तो ये सब याद रखेगा। और देखिए ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT1 विल गेट रिफंडेड ऑफ देयर एग्जामिनेशन एज ए फी एज उसके बाद मेंशनड अबव, यहां पर लिख दिया गया है वही कैंडिडेट को पैसा रिफंड किया जाएगा जो CBT1 में आप अपेयर होंगे। जो अपेयर CBT1 में नहीं होंगे वो लोग को पैसा नहीं रिटर्न किया जाएगा। मोड ऑफ फी पेमेंट की अगर बात करते हैं तो वो सभी चीजें आपको वहां पर दिखाया जाएगा, दिया जाएगा। ऑनलाइन मेथड का गूगल पे रहेगा, फोन पे रहेगा, UPI रहेगा, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माइनॉरिटीज के लिए ये सब की चीजें हैं आपको, ठीक है। चलिए और कुछ है इसमें, और इसमें आपको जानने योग्य कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर जो भी रहेगा वो आपको फिर आपको बता दिया जाएगा। एग्जाम आपका CBT होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट में होगा, फर्स्ट स्टेज CBT फर्स्ट होगा, अर्थात पहला एग्जाम होगा, उसके बाद सेकंड एग्जाम होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, CBAT जिसे कहा जाता है, याद रखेगा। उसके बाद चौथा में जैसे कि ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड है, इसी को साइको कहा जाएगा, याद रखेगा। तो एक एग्जाम, दो एग्जाम, ये साइको तीसरा, चौथा में जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पांचवा में जाइएगा मेडिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद जाकर के आपको ये सभी में पास कर जाते हैं तब जाकर के आपको रिक्रूटमेंट होगा, याद रखिए, तब आप बहाल कर किए जाएंगे। फर्स्ट स्टेज CBT फर्स्ट के लिए यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर मेरिट बनेगा। CBT2 में याद रखेगा फर्स्ट जो एग्जाम रहेगा उसके ऊपर मेरिट नहीं बनेगा, CBT2 के अकॉर्डिंग आपको मेरिट बनेगा। साफ लिख दिया है यहाँ देखिए, CBT1 विल ओनली बी ए स्क्रीनिंग एग्जाम, यानी कि जो CBT1 जो पहला एग्जाम है वो सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम है। आ शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT2 बेस्ड ऑन देयर मेरिट लिस्ट, यानी कि नॉर्मलाइज मेरिट लिस्ट जो होगा CBT2 के अकॉर्डिंग मेरिट बनने का काम करेगा। द मार्क्स ऑफ CBT1 शैल नॉट बी काउंटेड विल प्रिपेयर फाइनल पैनल, यानी कि CBT1 जो एग्जाम होगा उसको मेरिट लिस्ट में वो नंबर को आपको नहीं गिना जाएगा, याद रखेगा। उसके बाद OBC SC ST हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT2 बाय अवेलिंग रिलैक्सेबल स्टैंडर्ड ऑफ, देखिए सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि आप ये तीनों जो कैटेगरीज है ये लोग CBT2 के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया वो चीजें के बारे में भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पैटर्न सिलेबस CBT1 के लिए दिए 60 मिनट होगा, समय दिया जाएगा। 75 जो है मैक्सिमम मार्क रहेगा, देखिए 60 मिनट रहेगा CBT1 के लिए, 60 मिनट, 1 घंटा समय देगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेगा, मैक्सिमम मार्क 75 नंबर रहेगा। एक क्वेश्चन पर मार्क आपको एक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा। अब देखिए देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी कि 33% 3 पर 1 गलत होगा, याद रखिएगा। उसके बाद नॉर्मलाइज ऑफ मार्क विल बी डन ऑफ CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी कि ये क्वेश्चन जितना भी आपको पूछा जाएगा जितना भी वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, और मल्टीपल शिफ्ट होने के कारण इसे नॉर्मलाइज किया जाएगा। मिनिमम पासेज परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी, देखिए जनरल UBC EWS OBC NCL SC ST ये लोग को क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, क्वालिफाई के लिए बताया गया कि कम से कम इतना मार्क रहिएगा तब जाके क्वालिफाई कर पाइएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ CBT1 विल जनरली ऑफ, देखिए कंफर्टेबली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड, यानी जो स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम लिया जा रहा है वही स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स देखिए कहां से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, नंबर सिस्टम, बोधमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी रहेगा आपका। मेंटल एबिलिटी रहेगा, जनरल स्टडीज रहेगा, उसका जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है। उसका CBT2 के लिए ये सब के लिए हम लोग तैयारी करवाएंगे, तो उसमें पूरी तरीके से हम आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है मित्रों। अभी फिलहाल है आपको फॉर्म भरने की बारी, अभी आप फॉर्म भरिएगा। क्वालिफिकेशन पार्ट 2 में देखिए क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की बात करते हैं तो ट्रेड आप किसमें है, तो देखिए इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल वेंडर, देखिए रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, मैकेनिक, ये किसी में भी है तो सब में आपको चलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद आपका मैकेनिकल के लिए ये सब है, यहाँ देखिए मैकेनिकल इंजीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, फिटर, मैकेनिक, मोटर, ये सभी चीज के लिए जो भी आप ये सब के लिए आप एलिजिबल हैं, आप लोग भर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वहां CBAT के लिए रीजनिंग आपका थी के लिए होगा, ये आपका
सहायकों के लिए, ठीक है ना। ये सभी चीजें हम बात करेंगे, चिंता मत करिएगा। ये जो भी था आपका उम्र, योग्यता, क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं, उसके बाद आपका जो भी फिलअप करने का क्राइटेरिया था, वो सभी चीजें हम आपको बताने का काम किए हैं। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। और अगर यदि एक सुदृढ़ तैयारी और मजबूती के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। जुड़ जाइए हम आपके हमारे साथ और तैयारी की चिंता छोड़ दीजिए। हम आपको पूरी तरीके से तैयारी करा के हम आपको देने का काम करेंगे, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिस में, जिस किसी प्रकार का आएगा हम आपको बताने का काम करेंगे। थैंक यू।